फ्रेंड्स, जैसे कि अपन ने पहले इस बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में दो चीज़ें कवर होती है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल डिवीज़न। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आप लोगों ने अब तक बेसिक्स पढ़े होंगे, या फिर जैसे बेसिक्स अपन को पढ़ना है तो वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि सेल है क्या। सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले सेल है क्या अपने को ये समझना होगा। अगर अपन ये समझ पाएंगे कि सेल है क्या, तो आगे की चीज़ें अपन कवर कर पाएंगे, और चीज़ें समझेंगे तो क्वेश्चन अपन आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ट्रस्ट मी एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड द सेल। सेल, व्हाट इज़ दिस सेल? तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सेल ये पूरा एक लाइक ए रूम, एक कैमरा अपन, या फिर एक कुछ रूम टाइप बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये सारे जो हैं उनको अपन बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल। सेल क्या है? सेल है एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सबसे बेसिक यूनिट है जो वो है सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए अगर कुछ ज़रूरी है तो वह है सेल। आप खुद एक बार सोचो, आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट करो कि आपने कभी ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा है जो कि विदाउट सेल लिविंग लाइव हो रहा हो, या फिर अपना लिविंग सिस्टम बना रखा हो। सेल बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट। जैसे कि जितने भी फंक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी के या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के, वो सारे सेल के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। क्योंकि सेल यूनिसेलुलर से स्टार्ट होके ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर तक होता है, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक सेल के बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने के लिए, उसको कहलाने के लिए एक सेल का होना वेरी कंपल्सरी है। एनसीईआरटी की लाइन है कि किसी भी स्वतंत्र जीव का कोशिका के बिना अस्तित्व नहीं है, कि विदाउट सेल कोई भी जीव रह नहीं सकता, जीव बन भी नहीं सकता। जैसे आप सोचते हो कि सेल कहाँ से स्टार्ट होती है, आप देखते हो कि रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हो स्पर्म एंड ओवम यूनिसेलुलर होते हैं, फिर वो बन के 2 सेल बनाते हैं, फिर आगे जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद एक पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बनने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल के साथ भी सर्वाइव करते हैं, उनमें एक सेल सारे फंक्शन कर सकती है जितने भी उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बस दिमाग में रखनी है। इसके बाद अपन देखते हैं कि सेल में होता क्या क्या है, कैसे सेल फंक्शन करती है। तो यहाँ से देखते हैं अपन अपर राइट माइटोकॉन्ड्रिया से। ये सारे क्या हैं? सेल के ऑर्गेनिल, जो सेल के फंक्शंस को फॉर्म करवाते हैं, कि सेल को रेगुलेट करते हैं कि सेल ये फंक्शंस करती है। जैसे आप देखेंगे अपर राइट में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा ही होगा, एर्थ स्टैंडर्ड में आ जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन यहाँ से बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद डीपली इन ऑर्गेनिल्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना आपके, आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे। ये लेक्चर आप ऐसे समझ सकते हो, सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए एक बेसिक बेस है। जब तक आप बेस नहीं कवर करोगे, आगे की चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, और एक बार समझ में आ जाएंगी तो आप कभी पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल को फंक्शंस करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एनर्जी मतलब समझते हो ना, जैसे अपने को कोई काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए अपने को, तो सेल को भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आता है गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। ये आपने सुना होगा, बट आपको ये अभी ध्यान रखना है, डीपली अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है सेल मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जितनी भी रिएक्शन होती है सेल में उनके लिए मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है? साइटोप्लाज्म। ये एक एनसीईआरटी का स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन आया हुआ है ये नीट में, कि सेल की जितनी भी रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है? वो साइटोप्लाज्म में होती है। और न्यूक्लियस तो आप लोग जानते हो ना, न्यूक्लियस रेगुलेशन करता पूरा सेंटर है एक सेल का। ठीक है, इसके बाद अपन और बेसिक चीज़ें कुछ देखते हैं जो सेल बायोलॉजी को समझने में अपने में हेल्प करेगी। जैसे कि आप यहाँ से देखो, आप समझते हो कि सेल, चलो अपन ने समझ लिया सेल है क्या। अब इसके बारे में, सेल कहाँ से आई? सेल ने सबसे पहले
सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, इसके बारे में देखते हैं। ए सेल इज़ ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया आपको कि फंक्शनल यूनिट कैसे, कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे सेल के द्वारा रेगुलेट करवाए जाते हैं। एक सेल यूनिसेलुलर से होके आप मल्टी सेलुलर लेवल तक जहाँ तक पहुँचते हो, वो सारे फंक्शंस एक सेल के द्वारा मीडिएट होते हैं। फिर फंक्शनल यूनिट आपको पता है कि फंक्शंस भी वही करवाती है, ठीक है। अब सबसे पहले आप पूछोगे, ये क्वेश्चन आता भी है और जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आप सेल बायोलॉजी का नाम लेते हो तो आपको यही पता होता है कि वो वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। तो जस्ट अपन जनरली बोलते हैं ऐसे कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, बट ये सच नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ओनली सेल वॉल को देखा था, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप और ये सारे इतने डेवलप थे नहीं। तो उन्होंने सेल वॉल को देखा बाहर से और उन्हें लगा कि ये ही है सेल, तो उन्हें बट कहा जाता है कि फर्स्ट डिस्कवरी सेल की रॉबर्ट हुक ने ही की थी। बट इनके बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अगर क्वेश्चन आता है कि वो वॉज डिस्कवर्ड द फर्स्ट टाइम सेल, तो आप रॉबर्ट हुक करोगे, बट लिविंग सेल अगर ऑप्शन में होता है तो आपको एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, आप ध्यान रखना। इसके बाद जैसे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब इन्वेंट हुए, तो सेल की और डिटेल स्ट्रक्चर अपने को समझ में आई, ठीक है। अब दो चीज़ें हो गई कि सेल है क्या और सेल कहाँ से आई, या फिर मतलब कैसे डिस्कवर हुई, ठीक है। ये दोनों चीज़ें। फिर इसके बाद सेल को समझने के और प्रयास किए गए, कि सेल थ्योरी दी गई कि सेल अगर आती कहाँ से है, मतलब ठीक है सेल है, देख लिया, डिस्कवर कर लिया, बट ये कैसे बनती है, एक यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर के लेवल तक कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो एक आए जूलॉजिस्ट थे मैथियस लाइडेन, जूलॉजिस्ट थे ये। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल है वो बहुत, एनिमल और प्लांट है ना, सॉरी स्लाइडेन जूलॉजिस्ट नहीं थे, बोटेनिस्ट थे। मैथियस स्लाइडेन एक बोटेनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। इन्होंने देखा कि एक प्लांट है और प्लांट का जो टिश्यू होता है वो टिश्यू एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ये एक बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी कि सेल्स होती है एक बेसिक यूनिट, फिर सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो उन्होंने मैथियस लाइडेन ने बताया कि प्लांट सेल जो है वो उनके ऊपर सेल वॉल या फिर जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बना होता है। इनके बाद 1839 में थियोडोर श्वान आए। उन्होंने बताया कि एक सेल के बाहर एक थिन लेयर होती है जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, वो कहाँ पे, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार ये क्वेश्चंस गलत हो जाता है, मेरा भी हुआ था कि थियोडोर श्वान है वो जूलॉजिस्ट है, बट अपन सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ एनिमल सेल के बारे में बताया, बट नहीं, वो उन्होंने दोनों के बारे में बताया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे, he also found that plant cells have a cell wall. He proposed a hypothesis that animal and plants are composed of cells and product of cells. और इनको मिला के श्लाइडेन और श्वान ने एक सेल थ्योरी दी, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे आगे कैसे बनती है, ठीक है। उन्होंने देखा कि सेल होती है, प्लांट सेल बनती है, एनिमल सेल बनती है, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि सेल बनती कैसे है। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया ये ओमनी सेलुल ई सेलुला। उन्होंने बताया कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। उन्होंने दो स्टेटमेंट्स बताए, इनमें सेल थ्योरी कवर्ड हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि सेल आखिर बनती कैसे है। कि उन्होंने बताया ओमनी सेलुल ई सेलुला, मतलब सेल अपनी पुरानी जो सेल्स होती है उनके डिवाइडेशन से बनती है। जैसे आप पढ़ोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये आपको बताइए फर्स्ट हाइपोथेसिस है जो कि थियोडोर श्वान और मैथियस लाइडेन ने दी थी। उसके बाद ये स्टेटमेंट हो गया सेल थ्योरी का, बट जो न्यू स्टेटमेंट था जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया वो था कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कहाँ से बनती है, जहाँ से वो प्री एग्जिस्ट पहले की सेल होती है उनके डिवाइडेशन से न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अपन यहाँ से देख लिया सेल थ्योरी क्या है। सबसे पहले अपन ने समझा सेल क्या है, सेल को डिस्कवर किसने किया, और सेल थ्योरी क्या है, मतलब सेल बनती कैसे है। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कंप्लीट सेल का, कि सेल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को पता होनी चाहिए। ए सेल कंटेंट्स साइटोप्लाज्म। मैंने बताया साइटोप्लाज्म एक सेल में होता है, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक फंक्शन भी होता है इसका, कि ये एक साइटोप्लाज्म में होता है क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यू नो सेमी फ्लूइड का मतलब सेमी सॉलिड, ऐसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप का। वहाँ पे क्या होता है, सेलुलर एक्टिविटीज़ और जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सारी कंप्लीट होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। आप समझ सकते हो कि रिएक्शंस हो रही है तो ही वो सेल लिविंग रह पाएगी, इसलिए ये सेल को लिविंग रखने में भी हेल्प करता है। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल, यू नो आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे, आपके मतलब हर चैप्टर में ये काम भी आएगा। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनिल है। याद रखना, राइबोसोम ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, और नॉन बाउंडेड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है। ठीक है, ये 4 जगह पाया जाता है एक सेल में। कहाँ कहाँ, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर। इन 4 जगह, ये 4 चीज़ें आपको पूछी जाएगी, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से। याद रखना कि निम्न में से कौन सी जगह राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एक क्लियर यहाँ से। फिर उसके बाद में आता है ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट। ये आपको एक बार देख लेनी है ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए इस चीज़ में भी। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा एक प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा वैसे, कि मोनेरा किंगडम है। जैसे RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स में ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। ठीक है, उनमें से मोनेरा किंगडम में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे मोनेरा में आते हैं। उनमें है एक माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती है पूरे वर्ल्ड में या फिर यूनिवर्स में, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होती है। फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ना, आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल अपन ऐसे बोलते हैं कि इक्वल टू एग ऑफ ऑस्ट्रिच, नॉट एग ऑफ एस्ट्रिच, इक्वल टू एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल इज ए नर्व सेल। ओके, साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी की आपको याद रखनी है, बैक्टीरिया की भी आपको याद रखनी है, और ह्यूमन आरबीसी की भी याद रखनी है। ये होती है अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ शेल में भी डिस्क लाइक हो सकती है सेल, पोलीगोनल स्टेटमेंट बन सकता है। आप अगर स्टेटमेंट को दिमाग में लेके पढ़ोगे ना, तो हर एक स्टेटमेंट आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि सेल डिस्क लाइक होती है, पोलीगोनल होती है। पोलीगोनल आप देख सकते हो कैसी होती है, कोलुमनर होती है, क्यूबॉइड होती है, थ्रेड लाइक होती है, और इरेगुलर। तब सेल की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है जीव पे, कि जैसा जीव है उसकी स्ट्रक्चर वैसे हो सकती है, और उसी तरीके से उसके फंक्शंस भी उस जीव पे डिपेंड करते हैं, कि जैसे उसकी स्ट्रक्चर होगी तो उसके फंक्शंस भी अलग होंगे। ठीक है, ये अपन सेल के बारे में बेसिक सी चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी। इसके बाद आती है कि सेल टाइप 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। या प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बहुत पुरानी या प्रिमिटिव टाइप की सेल। यूकैरियोटिक का मतलब होता है मॉडर्न या फिर जिसका डेवलप होकर न्यू बनी वो सेल। इनके बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बेसिक काफ़ी है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट हो या फिर समझ में नहीं आए तो आप मुझे फीडबैक दें मेरे कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।